मोस्टली जो वुमेन होती हैं वो अपने घर के कामों में इतना व्यस्त रहती हैं, बिल्कुल। अपने फैमिली के लिए इतनी ज्यादा ओरिएंटेड रहती हैं कि बच्चे का ये हो जाए, हस्बैंड का हो जाए, खुद पर ध्यान इतना दे नहीं पाती हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स आप हमारी जो जितनी भी फीमेल ऑडियंस है उनके साथ शेयर करना चाहेंगे जिसकी वजह से वो अपनी जो हड्डियां हैं अपना ज्यादा ख्याल रख पाए? ये अलग एक पॉडकास्ट हो सकता है इस पे, पर हाँ मैं बिल्कुल छोटे इसमें बोलूंगी कि एक डाइट, प्रोटीन हैज टू बी देयर, ठीक है। एटलीस्ट 40-50 ग्राम प्रोटीन तो डेली जाना चाहिए। जो वेजिटेरियन है वो पनीर खा सकते हैं, वो सोया, सोया और टोफू, हाँ टोफू, दैट वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। सो सोया, टोफू और बाकी सारे ग्रेन्स जिसमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है, तो ये खा सकते हैं और ये अच्छी तरीके से खा सकते हैं। जो एग्स खा सकते हैं वो जरूर एग्स खाए, और जो नॉनवेज खा सकते हैं वो एटलीस्ट व्हाइट मीट तो खा ही सकते हैं, फिश खा सकते हैं। ये सब बहुत अच्छी सोर्सेस है प्रोटीन्स की। सो डाइट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड is exercise. As I said, weight bearing exercise, weight training exercises. Okay, so अगर आपको जिम में जाने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं जनरली मेरे सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ऐसे नहीं कि हरदम करना पड़ेगा, पर शुरू तो करिए। एक बार आप जाना शुरू करिए, आप लर्न कीजिए और फिर आप वो घर पे कर सकते हैं। सो देर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस एक्चुअली डोंट नीड मशीन्स, ओके। तो वो सीखिए, लेकिन वो सीख के आप रेगुलरली आधा घंटा हमें रोज खुद को देना ही है, ये करिए, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई। सो द थर्ड थिंग इज टू आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि मुझे मेरे घुटने या मुझे दर्द हो रहा है, या मेरा शोल्डर ठीक नहीं है, मुझे फ्रोजन शोल्डर है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो 9-9 महीने सफर करके पूरे फ्रोजन होके आते हैं। सो दैट इफ यू आइडेंटिफाई इट अर्ली, दैट कैन बी हैंडल्ड वेरी वेल, ठीक है। और फोर्थ चीज जो है कि आप एक्चुअली आपके गायनेकोलॉजिस्ट से जाके भी बात करनी चाहिए कि ये हार्मोन का इशू है, मेरे हार्मोन्स टेस्ट करिए और मुझे सप्लीमेंट्स दीजिए, ठीक है। उसमें काफी उनको वर्कअप करना पड़ता है कि ये फिट है कि नहीं सप्लीमेंट्स के लिए, पर एटलीस्ट यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन देयर। There is no conversation happening in India about these things. So these are very important tips that I will give. Okay, so control your weight, diet with protein supplements. Identify करो problems को. Identify the problem and do weight training. मैम आपने जो ये बताया ना कि आइडेंटिफाई करो, आई थिंक इंडिया में बहुत से वुमेन यही करते हैं कि ठीक है ऐसे ही होता है, ये तो नॉर्मल है, वो उस चीज पे ध्यान ही नहीं देती, बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करती है। एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम ये भी रहती है कि जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनको ना बैक पेन, बैक इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अभी आई एम सिटिंग ऑन द चेयर तो आई कैन फील द पेन, मुझे भी अभी बैक पेन हो रहा है। You're too young to have that. I know that. तो ये IT का प्रॉब्लम है, ये नई टेक्नोलॉजीज का प्रॉब्लम है, हम आते हैं उसके ऊपर, ओके। सो आर्थराइटिस के बाद में जो बहुत कॉमन चीजें जो हम रीजनरेटिव से ट्रीट कर सकते हैं वो है फ्रोजन शोल्डर। बहुत सारे दर्शकों ने ये सुना होगा कि रोटेटर कफ टेयर है या मुझे रोटेटर कफ डिजनरेशन है। ये काफी बार, ये क्या होता है? ये शोल्डर में जो मसल होता है वो खराब होने लगता है, ओके, टू पुट इट वेरी सिंपली। और जैसे आपका ठीक नहीं हो रहा है शोल्डर का पेन, तो आपका MRI किया जाता है और उसमें बोला जाता है कि आपको रोटेटर कफ है। ये रिजनरेटिव से बहुत अच्छे से हैंडल होता है। टेनिस एल्बो, मतलब कि एल्बो की पेन जो होती है वो भी अगर बहुत खराब है या कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही तो वो भी इससे अच्छी होती है। वो हम बाकी सारी चीज़ें स्पोर्ट्स इंजरीज में डिस्कस करेंगे। कमिंग टू बैक पेन या स्पाइन के जो प्रॉब्लम्स है, और स्पाइन में लोअर स्पाइन आता है, लोअर बैक पेन और नेक, ये बहुत कॉमन है। जो सारे IT के मेरे फ्रेंड्स हैं सारे ही लोगों को ये होता है। तो इसमें भी रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। स्पाइन में जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि दो जो स्पाइन के बोन्स रहते हैं उसके बीच में जो गद्दा रहता है वो बलून जैसे होता है, वो जेल से फिल्ड रहता है। तो उसके ऊपर ज़्यादा अगर आपने प्रेशर दिया तो वो फूट जाता है और उसकी जेल बाहर आके नर्व्स पे प्रेस करती है, और दैट इज द रीजन फॉर पेन, ओके। तो इसमें पहली चीज है कि
सिंपल पोस्चर ठीक करो, आपका जो लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो उसकी हाइट बराबर, उसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं हम, तो उसको बराबर से आप फॉलो करिए। आपकी मसल्स जो है वो बैठ बैठ के बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो उन्हें एक्टिवेट करना, अगेन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेकिंग ब्रेक्स, आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट हम लोग अभी ये बोलते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। वाओ, एडिक्टिव है। एब्सोल्युटली, बिकॉज people are sitting for say 8 hours, 12 hours, and they literally are so glued to the screen that you don't take break, and that's where the whole degeneration of the muscles and spine starts. Okay, so you have to take frequent breaks. अलार्म लगा के रखिए कि आधे घंटे में मुझे उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है या एक चक्कर लगा के फिर से बैठना है। Every 30 minutes you have to take break? That's good enough. Okay. I mean, you can't take every 15 minutes पर at least घंटे में एक बार तो ऐसे। तो ये सब चीजें हैं प्रिवेंटिव। डू गुड फिजियोथेरेपी, स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, योगा, I don't want to start on yoga because again that will be another podcast that's like very very close to my heart and my favorite form of exercise. So that is the best thing to do for your back. So all of these will help in actually regaining your back health. पर if nothing is working, you already have been diagnosed, आपका already बोल चुके हैं आपको कि ये पेन है, आपको डिस्क प्रॉब्लम है या आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है और इसको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो रीजनरेटिव थेरेपीज वर्क वंडर। सो जनरली गोल्ड इंड्यूस्ड जो साइटोकाइन थेरेपी मैंने बोला, उसका हम एपिड्यूरल स्पेस में छोटे से इंजेक्शंस रहते हैं, बिल्कुल आधे घंटे का प्रोसीजर रहता है, वो करके उसमें बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि यू आर टू यंग, मतलब मैंने जब बताया कि मुझे पेन हो रहा है, यू सेड कि आप बहुत छोटे हो अभी कि आपको ये पेन हो रहा है, तो मेरे एज के जो लोग हैं अगर उनको ऐसे कुछ इश्यूज हैं, क्या वो भी रीजनरेटिव थेरेपीज करा सकते हैं? बिल्कुल, रीजनरेटिव थेरेपीज। मेरा सबसे यंगेस्ट पेशेंट 17 साल का था। और माय ओल्डेस्ट पेशेंट वाज 92 ईयर ओल्ड। सो ओनली थिंग कि कौन से एज में कौन सी थेरेपी करनी है, ऑफ कोर्स दैट विल यू विल हैव टू गो टू अ रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट ओनली टू अंडरस्टैंड दैट। ऐसे नहीं कि एक चीज सब पे थोड़ी काम करेगी, ठीक है? जैसे हम कोई फ्रैक्चर हो गया तो हम सब में प्लेट नहीं लगाते या सब में प्लास्टर नहीं लगा सकते हैं, वैसे ही इसमें है। सो यू नीड अ वेरी गुड, मतलब डॉक्टर्स नीड टू ट्रेन देमसेल्व्स इन दिस एंड देन डू द ट्रीटमेंट्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड मैम, इसके कितने सेशंस होते हैं? एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाता है या मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं? अगेन ये डिपेंड करता है आप कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड आए हो। सो अगर पीआरपी है तो कभी कभी एक सेशन में स्मॉलर जॉइंट या स्मॉलर एरिया जो रहता है वो हो जाता है। बिगर जॉइंट मतलब नी या शोल्डर में हमें ज्यादा सेशंस लगते हैं, वो हम महीने में एक बार या 2-3 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। जो गोल्ड थेरेपी है, गोल्ड इंड्यूस्ड साइटोकाइन थेरेपी, उसमें 4 सेशंस करने पड़ते हैं और वो ओवर 15 डेज होते हैं, मतलब एक 4-4 दिन में एक सेशन ऐसे होता है। और जो फैट का मैंने बोला वो एक ही सेशन होता है, दैट इज गुड इनफ। बोन मैरो का भी यूजुअली एक सेशन में खत्म हो जाता है। ओके। हमने स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात की थी। यू सेड कि स्पोर्ट्स इंजरी में भी ये जो रीजनरेटिव थेरेपी है काफी इफेक्टिव होती है। कैसे करते हो आप जब किसी को स्पोर्ट इंजरी होती है? तो स्पोर्ट्स इंजरी आपको बहुत आश्चर्य होगा सुन के, जैसे वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट एथलीट्स स्पोर्ट्समैन हैं, हर एक ने रीजनरेटिव थेरेपी की है और करते रहे हैं। एक इंजरीज ट्रीट करने के लिए, जैसे किसी को इंजरी होती है, उसकी रिकवरी के बाद में उसका कॉम्पिटिटिव दैट लेवल स्पोर्ट्स में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लेवल पे उसको रिकवरी चाहिए, तो वो रीजनरेटिव थेरेपी से बहुत अच्छी होती है। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर दैट रिकवरी एंड द लेवल ऑफ रिकवरी, दोनों इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो क्विकर रिकवरी एंड मोर कंप्लीट रिकवरी, दैट्स व्हाट रीजनरेटिव थेरेपीज डू। सो ये इंजरीज के टाइम। दूसरा, मेरे पास काफी स्पोर्ट्स मैन आते हैं जिन्हें अपना करियर प्रोलॉन्ग करना है, मतलब और ज्यादा खेलना है बराबर, कि अब मुझे इंजरीज आना शुरू हुए हैं, अब मुझे दिख रहा है कि मैं 2 साल में मुझे बैठना पड़ेगा,
मुझे ये एक्सटेंड करना है, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड वो है। तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हम इनके लिए भी करते हैं कि इनका करियर एक्सटेंड हो, और वो करते हैं ये एक्सटेंड। तीसरा जो रहता है, जो बहुत सारे खेल चुके हैं, जिनको बहुत इंजरीज हो चुके हैं, उसके कारण उनको अर्ली आर्थराइटिस हुआ है। ये बहुत कॉमन चीज है स्पोर्ट्स पीपल में कि उनको आर्थराइटिस जल्दी होता है, जिनके लिगामेंट्स टूटे थे खेलते हुए, जिनके मेनिस्कस टूटे थे, इनको ऑब्वियसली इनका जॉइंट नॉर्मल नहीं है, उनको आर्थराइटिस जल्दी होगा, तो वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सो ये 3 कैटेगरीज है, जो एकदम कॉम्पिटिटिव में अभी खेल रहे हैं, जो फैग एंड ऑफ द करियर पे है, और जो करियर खत्म हो चुका है पर उनको बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स दे हैव दीज प्रॉब्लम। सो ये तीनों में होते हैं। सो इनिशियल जो रहते हैं यंग, एकदम बिल्कुल लेस देन 30, उसमें हम बहुत PRP जो प्राइमरी ट्रीटमेंट रहती है वो करते हैं, हम गोल्ड थेरेपी करते हैं। इनमें सुपर्ब रिकवरी रहती है, वो बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट वापस जा सकते हैं खेलने के लिए। दूसरे जो रहते हैं जिनके करियर एक्सटेंड करने के लिए, तो उसमें हम स्टेम सेल्स भी करते हैं या गोल्ड इंड्यूस भी थेरेपीज करते हैं। और जो आर्थराइटिस हो चुके हैं उनको भी हम ये सारी ट्रीटमेंट्स करते हैं। एक्चुअली मतलब तीसरी जो चीज रहती है इसमें ना, जो अपने इंडिया में अभी तक पूरी तरह से अप्रूव्ड नहीं है, वो रहती है स्टेम सेल बैंकिंग। ओके, सो जिससे हम इनका फैट या बोन मैरो निकाल के हम लैब में कल्चर के लिए देते हैं, वो कल्चर करके प्रिजर्व करते हैं, और वो एथलीट हर साल आके ये इंजेक्शंस ले सकता है। सो ये हम दुबई में ये लीगल है, तो काफ़ी बार हम वहाँ पे ये ट्रीटमेंट्स करते हैं कि हम उनके कल्चर बैंक में रखते हैं, और उनको मतलब बिना प्रोसीजर के एवरी ईयर दे डोंट हैव टू डू द प्रोसीजर, फुल्ली हार्वेस्टिंग प्रोसीजर, एंड दे कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम द बैंक एंड वी जस्ट पुट इट इन।